नमस्कार। टैगोर बीएड कॉलेज की द्वितीय वर्ष की क्लासेस में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों के बारे में हम अपन अध्ययन कर चुके हैं। और आज का अपना टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा। आज का अपना टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा। आज हम विशिष्ट शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, विशिष्ट शिक्षा में कौन से बालक पढ़ते हैं, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन वह शिक्षा होती है जिसमें औसत बालक नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? विशिष्ट शिक्षा का संबंध औसत बालकों से नहीं होता, लेकिन विशिष्ट शिक्षा का संबंध कौन से बालकों से होता है? विशिष्ट बालकों से। यानी कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा पद्धति है जिसमें औसत बालकों के अलावा जो विशिष्ट बालक हैं उनको पढ़ाया जाता है। और विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं? शारीरिक और विकलांग बालक, अधिगम योग्यता वाले बालक और वंचित समूह वाले बालक यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी समूह के जो बालक हैं ये वंचित समूह में आते हैं। तो ये सब जो है शारीरिक और विकलांग बालक, अधिगम योग्यता वाले बालक और वंचित समूह के बालक, ये सब बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। और इन बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो विशिष्ट ये शिक्षा है इसको पढ़ाने के लिए विशिष्ट अध्यापक होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट अध्यापक। विशिष्ट शिक्षा कौन देता है? विशिष्ट अध्यापक। और इनके लिए विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया जाता है। जो अपने सामान्य स्कूल होते हैं इनमें हम विशिष्ट बालकों को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो शारीरिक और विकलांग बालक है वो सामान्य बालकों के साथ ढंग से नहीं बैठ पाते, ढंग से वो नहीं सीख पाते। जो उन्हें सीखना है वो अपने आप को उनसे हीन समझते हैं। इस चक्कर में हम सरकार ने विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया जिससे विशिष्ट बालक उन स्कूलों में पढ़ सके, उन्हें विशिष्ट शिक्षा दी जाए। विशिष्ट शिक्षा में सामान्य अध्यापक नहीं होते बल्कि विशिष्ट अध्यापक होते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं विशिष्ट बालकों को। और इसमें चिकित्सक, अभिभावक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग, ये सब भी विशिष्ट शिक्षा में शामिल होते हैं जो बालकों की शिक्षा के ऊपर विशिष्ट स्कूलों में कार्य करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए कहा कि विशिष्ट बालक साधारणतः एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो लक्षण सामान्य बालक में नहीं होते, और इन लक्षणों के कारण वह दूसरे व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहा क्रो एंड क्रो ने? इसने कहा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दी कि विशिष्ट बालक साधारणतया एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, और ये विशिष्ट लक्षण हैं वो उनका दूसरे व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये डेफिनेशन दी क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट बालकों के लिए। एक अन्य विद्वान है एस.एम. किर्क। कौन? एस.एम. किर्क। उन्होंने विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा कि विशिष्ट शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करती है जिसका संबंध प्रतिभावान और मंद बुद्धि बालकों के लिए, शारीरिक विकलांगता वाले बालकों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के संदर्भ में यह शिक्षा उपयुक्त नहीं है। क्या कहा? विशिष्ट शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करती है जिसका संबंध प्रतिभावान बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए, शारीरिक और विकलांग बालकों के लिए किया जाता है, लेकिन ये औसत बालकों के संबंध में उपयुक्त नहीं है। ये डेफिनेशन किसने दी? एस.एम. किर्क ने विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित करते हुए ये डेफिनेशन दी। तो विशिष्ट शिक्षा क्या हुई?
विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें औसत बालक तो नहीं पढ़ते, लेकिन औसत बालकों के अलावा जो विशिष्ट बालक हैं उनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है और इसके लिए विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया है। और इसमें विशिष्ट अध्यापक होते हैं जो इन बालकों को ये शिक्षा देने का कार्य पूरा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। किसके बारे में? विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। और विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब जो ये विशिष्ट शिक्षा है यह शिक्षा पद्धति महंगी होती है, क्योंकि जो विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालकों को बढ़ाने के लिए विशिष्ट स्कूलों की आवश्यकता होती है, विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता होती है, चिकित्सकों की आवश्यकता होती है, मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है और इसके अंदर अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इसलिए ये शिक्षा पद्धति महंगी कहलाती है। तो विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जाए। विशिष्ट शिक्षा जो निःशुल्क और अनिवार्य की जाए, विशिष्ट बालकों के लिए सरकार को ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जिससे सभी विशिष्ट बालक शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने आगे आने वाले जीवन में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे होगा? जब विशिष्ट अध्यापक कक्षा में बालकों को पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते अवकाश आता है, यानी कि इंटरवेल होता है, बच्चों को खाली टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड में भी बालकों को कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज करवाते रहना चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक सीख सकें। तो नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग। नेक्स्ट है व्यावसायिक दक्षताओं का विकास। जो असक्षम बालक है यानी कि विशिष्ट बालक है, उनमें व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। मतलब उनको इस तरीके की शिक्षा देना जिससे वो आगे आने वाले भावी जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय अपना सके, अपनी जीविका अच्छे से आगे निर्वाह कर सके, इसका निर्माण करना विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि विशिष्ट बालकों में व्यावसायिक दक्षताओं का विकास किया जाए। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता को पहचानना। और ये विशेष आवश्यकता किसकी है? विशिष्ट बालकों की। मतलब विशिष्ट बालकों की जो भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उन्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, इसको पहचानना विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य है। उन बालकों की इन विशेष आवश्यकताओं को पहचान के विशिष्ट अध्यापक उन आवश्यकताओं के अनुसार बालकों को शिक्षा दे तो वो बालक अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी ये विशेष आवश्यकता है। इसलिए नेक्स्ट है विशेष आवश्यकताओं को पहचानना। यानी उन बालकों की जो विशेष आवश्यकताएं हैं, असक्षम बालकों की, उनको पहचान के जो विशिष्ट अध्यापक है उनको शिक्षा दे, विशिष्ट बालकों को शिक्षा दे तो वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है अभिभावकों की भागीदारी। अब जो विशिष्ट बालक है इनको शिक्षा देने में अभिभावकों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अभिभावक ही अपने बालक को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से जानता है, वह उसकी विशिष्टता के स्तर को भी जानता है। तो वो जो अभिभावक है, जो शिक्षक है, विशिष्ट अध्यापक है, उसको बताए कि हमारे बालक को इस चीज की प्रॉब्लम है, ये चीज वो ढंग से नहीं कर पाता है, स्कूल में ये चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस चीज की भागीदारी अभिभावक को करनी होती है। अभिभावक टाइम पे स्कूल में आए और जो विशिष्ट अध्यापक है उनको अपने बालकों के प्रति सूचित करे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किस चीज में उन्हें प्रॉब्लम है और उन्हें किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो क्या चीज ज्यादा सीख रहे हैं, इसकी भागीदारी सुनिश्चित अभिभावक ही कर सकते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी भी काफी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है समाज को विशिष्ट शिक्षा की जानकारी। समाज को विशिष्ट शिक्षा की जानकारी। अब विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को विशिष्ट शिक्षा की जानकारी दी जाए।
अधिकतर अभिभावक होते हैं वो तो जो विशिष्ट बालक है उनको शिक्षा देने के लिए तत्पर ही नहीं होते। वो सोचते हैं हमारा बालक ढंग से सीख नहीं पाएगा। समाज में विशिष्ट बालकों के लिए एक हीन भावना होती है। जो शारीरिक और विकलांग बालक है वो सामान्य बालकों के प्रति अपने आप को हीन समझते हैं। तो जो अभिभावक होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि हमारा बालक क्या पता सामान्य बालकों के साथ ढंग से पढ़ पाए ना पढ़ पाए, इसलिए उनके लिए विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया। और जो अभिभावक हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको इस चीज के लिए शिक्षा दी जाए कि वो अपने जो विशिष्ट बालक हैं उनको शिक्षा दें, उनको उन स्कूलों में एडमिशन कराएं जिससे वो भी अपने आगे आने वाले जीवन में अच्छे से बढ़ पाए और शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो ये हुआ समाज को विशिष्ट शिक्षा की जानकारी, और ये विशिष्ट शिक्षा की जानकारी समाज को देंगे जब ये संभव होगा कि इस तरीके के भी स्कूल है। अधिकतर अभिभावकों को तो ये पता भी नहीं होता कि विशिष्ट बालकों के लिए भी स्कूलों का निर्माण किया गया है। जैसे जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए अंध विद्यालय का निर्माण किया जाता है। इसी तरीके से काफी अभिभावक जो शिक्षित नहीं होते हैं उनको तो इस चीज का पता भी नहीं होता। तो समाज में विशिष्ट शिक्षा के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम योग्यता का आकलन। अब ये शिक्षण अधिगम योग्यता है, इसका आकलन कौन करेगा? जो विशिष्ट अध्यापक है वो इसका आकलन करेगा। शिक्षण अधिगम योग्यता का आकलन करेगा विशिष्ट अध्यापक, और जो विशिष्ट बालक है इनकी शिक्षण अधिगम योग्यताओं का आकलन करेगा कि उन्होंने क्या क्या सीखा। इसका आकलन विशिष्ट अध्यापक को समय समय पे करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं होगा कि किस बालक ने क्या सीखा है और वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो बालक ढंग से सीख नहीं पाएंगे। तो इस चीज का विशिष्ट अध्यापक को समय समय पे आकलन करता रहना चाहिए ताकि उन बालकों का सुचारू रूप से विकास हो सके। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। अब शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस तरीके से होगा कि जो विशिष्ट अध्यापक है, जो विशिष्ट स्कूलों में पढ़ा रहे विशिष्ट बालकों को, उनको अपनी शिक्षण की व्यूह रचना इस तरीके की बनानी चाहिए कि जो उनको जो पढ़ाना है बालकों को वो प्रभावी हो, बालकों को वो ढंग से समझ सके ना, बालकों को ढंग से वो पढ़ा सके। तो शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता कैसी है उनकी, उसका उन्हें समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए और उस प्रभावशीलता के आधार पर बालकों को, उस व्यूहरचना के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन के आधार पर वांछित सुझाव। और जो ये मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का जो मूल्यांकन किया गया है, इसके आधार पर मूल्यांकन, जो शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है, इसके आधार पर मूल्यांकन के लिए जो वांछित सुझाव है वो देने चाहिए। जो मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में पता चले कि कौन सी कमियां, तो इसके लिए वांछित सुझाव देना, ये इस चीज में कहा गया। तो ये सब क्या हुए? विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। ये सब क्या है? विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट शिक्षा का निर्माण किया गया है। और जो विशिष्ट शिक्षा है इसके अंदर जो विशिष्ट अध्यापक होते हैं इनको पहले ही पूरी व्यू रचना बना लेनी चाहिए कि बालकों को कौन सी शिक्षण पद्धति से उन्हें पढ़ाना है, कौन से बालक को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि जो सभी विशिष्ट बालक होते हैं उनमें विशिष्टता का स्तर भी अलग अलग होता है। उनकी विशिष्टता के स्तर के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, शिक्षण विधि का निर्माण करना चाहिए और उनकी विशिष्टता के स्तर के आधार पर वह अपनी शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर सकते हैं। इस हिसाब से वो बालकों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये क्या हुई? विशिष्ट शिक्षा। क्या होती है ये? विशिष्ट शिक्षा, जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है, यानी कि औसत बालकों से इसका संबंध नहीं होता, इसका संबंध होता है विशिष्ट बालकों से। और जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालक एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षा है यह विशिष्ट बालकों के लिए होती है और इन्हें विशिष्ट स्कूलों में, विशिष्ट बालकों को विशिष्ट स्कूलों में विशिष्ट अध्यापकों के द्वारा यह शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है
उसमें सामान्य अध्यापक और विशिष्ट अध्यापक दोनों मिलके सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक छत के नीचे एक ही कक्षा में शिक्षा देते हैं। तो वो हुई समावेशी शिक्षा और ये है विशिष्ट शिक्षा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।